दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 134 और खंड 4 में हम हैं। पिछले भाग में बापू ने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताया है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था उसमें किसानों के ऊपर जो लगान लगाया गया था वो कायदा अंग्रेज सरकार ने भंग किया था। कायदे के हिसाब से लगान नहीं लगाया गया था जिसका किसान विरोध कर रहे थे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया था और इसी खेड़ा सत्याग्रह में ही उनका बापू का वल्लभ भाई पटेल से संपर्क हुआ। वो इसमें शामिल हुए। तब वो उनको सरदार की उपाधि नहीं मिली थी, इसलिए वल्लभ भाई पटेल ही बापू ने उनका नाम लिखा है। और ये आज अगला जो भाग है ये भी खेड़ा सत्याग्रह से ही संबंधित है। और इसका जो शीर्षक दिया है उन्होंने, वो दिया है प्याज का चोर। प्याज का चोर। तो बापू लिखते हैं, चंपारण हिंदुस्तान के एक कोने में था। वहाँ के आंदोलन को समाचार में प्रकाशित नहीं किया था, अतः बाहर से प्रेक्षक मंडल नहीं आते थे। पर खेड़ा सत्याग्रह समाचार पत्रों के जाल में फंस चुका था। गुजराती लोगों को यह नई बात बहुत अच्छी लगी और वे पैसा लुटाने को तैयार थे। लेकिन सत्याग्रह धन के बल पर नहीं चल सकते थे। धन की अत्यंत कम जरूरत थी। यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मना करते करते भी बम्बई से के धनिकों ने बहुत पैसा दिया, जो बाद में संघर्ष समाप्त होने के बाद भी बचा रहा। दूसरी बात ऐसी थी कि सत्याग्रही सेना को सादगी का नया पाठ सीखना चाहिए था। वो उन्होंने पूरी तरह सीखा ये मैं नहीं कह सकता, पर उन्होंने अपने रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन किया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पाटीदारों के लिए भी इस तरह का संघर्ष नया था। गांव-गांव घूमकर उन्हें समझाना पड़ा, अमलदार शेठ न होकर नौकर है और जनता के पैसे से पगार खाने वाला है। ये समझाकर उनके बारे में जो गलत धारणा थी उसे दूर करना था। और निर्भय होकर भी विनयशीलता रखना, ये समझाना कठिन था। अमलदार का भय दूर होने पर उसके द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने की इच्छा किसे नहीं होगी। पाटीदारों में विनयशीलता के संस्कार पूरी तरह से नहीं हुए थे। ये मुझे बाद में समझा। अनुभव से मुझे समझ में आया कि विनयशीलता सत्याग्रह का सबसे कठिन भाग है। विनय का मतलब बोलते समय आदर युक्त भाषा हो, इतना ही नहीं। विनय का मतलब बोलते समय आदर युक्त भाषा हो, इतना ही नहीं, बल्कि विरुद्ध पक्ष के प्रति मन में आदर और उनके हित की इच्छा रखते हुए व्यवहार रखना, ये चीज़ें हैं सत्याग्रह के लिए आवश्यक। शुरू के दिनों में लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई देती थी लोगों में, और सरकार भी नरम थी। लेकिन जब सरकार को समझ आया कि लोग निडर होते जा रहे हैं, तो सरकार ने भी कड़े उपाय किए। जब्तीदारों ने लोगों के जानवर बेच दिए और घर में से जो चाहिए था वो निकाल लिया, और चौथाई का नोटिस भी दे दिया। कुछ गांवों की सारी फसल जब्त कर ली गई। लोग घबरा गए और वसूली भर दी। लोगों को लगने लगा कि अमलदार सारा घर जब्त करके वसूली कर लेगा, और कुछ लोगों ने सब कुछ गंवाकर वसूली भरी।
भयभीत लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिए मैंने एक युक्ति सोची। एक खेत गलत तरह से जब्त कर लिया गया था और उस पर प्याज की फसल तैयार खड़ी थी। उस फसल को मोहनलाल पंड्या के नेतृत्व में निकाल लाने की सलाह मैंने दी। मेरे विचार में उसमें नियम का भंग नहीं होता था, और यदि होता भी हो तो इतनी सी बात के लिए पूरी फसल जब्त करने को कायदे का आधार होने पर भी यह न्याय नीति के विरुद्ध था और सीधे सीधे एक प्रकार की लूट थी। और इस तरह कई जब्ती का अनादर इस तरह की कई जब्ती का अनादर करना हमारा कर्तव्य है, ऐसी सलाह मैंने दी। ऐसा करने से जेल में जाने की अथवा जुर्माना होने की संभावना थी, यह भी मैंने उन्हें समझा दिया था। मोहनलाल पंड्या को यही चाहिए था, सत्याग्रह को बाधा न आए, इसलिए किसी को भी जेल में जाने के बिना सत्याग्रह पूरा हो, यह उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने प्याज की फसल निकालने का निश्चय किया। उनके साथ और 7-8 लोग शामिल हुए। फिर सरकार उनको पकड़े बिना कैसे रहेगी। मोहनलाल पंड्या और उनके साथियों को जेल भेज दिया गया। इसके कारण लोगों में उत्साह बढ़ा और लोगों के मन में से जेल का डर निकल गया और उन्हें बल मिला। अदालत में मुकदमा चला और झुंड के झुंड वहाँ मुकदमा सुनने के लिए आने लगे। पंड्या और उनके साथियों को थोड़ी थोड़ी जेल हुई। मुझे यह फैसला गलत लगा। प्याज निकालने का कृत्य चोरी के नियम में नहीं बैठता था, पर अपील करने की वृत्ति नहीं थी। कैदियों को जेल में पहुंचाने के लिए जुलूस निकाला गया। उस दिन से मोहनलाल पंड्या को प्याज चोर का सम्माननीय खिताब मिला और आज तक वो खिताब उनके पास है। खेड़ा सत्याग्रह का अंत कैसे हुआ, उसका वर्णन अगले भाग में करके मैं इस प्रकरण को समाप्त करूंगा। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।